भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाइयों बहनों, हमने पिछली वीडियो के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का वीडियो व्याख्यान सुना होगा। नहीं तो पहले डॉक्टर अंबेडकर का वीडियो व्याख्यान सुनना, उसके पश्चात इस व्याख्यान में चलना। बी आर अम्बेडकर का जो व्याख्यान था, उन्होंने जो पत्र पत्रिकाएं निकाली थी और उन पत्र पत्रिकाओं में जो उनके भाषण के अंश छपते थे या जो उन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी अंग्रेजी के अंदर, उन पुस्तकों के अंदर उन्होंने जो भारत की जनता जिस रूप में उनके साथ में पेश हुई और जो नवीनतम पीढ़ी है, उन नवीनतम पीढ़ी को किस प्रकार चलना, देश के छोटे से छोटे तबके के साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया जाए, समानता क्या है, शोषण क्यों हो रहा है, स्त्री की शिक्षा क्यों नहीं, महिलाओं को कितना आरक्षण, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज में किस प्रकार की भूमिका, राजनेताओं की कैसी व्यवस्था, प्राचीन भारत में राजनीति क्या थी, वर्तमान में राजनीति क्या, अछूत क्या, अछूतों का उद्धार क्या, समाज में उच्च और निम्न वर्ग क्या, इस प्रकार के अनेकों अनेक व्याख्यान, अनेकों अनेक भाषण इनकी पुस्तकों में छपे हैं। लेकिन हमारे सामने जो कक्षा 12वीं का जो चैप्टर है, सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, इस पर इन्होंने जो भाषण के अंश हैं उसमें से यहाँ पाठ्यपुस्तक मंडल उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचार हमें सीखने के लिए दिए हैं, तो उस पर मैं चिंतन करने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। तो आवश्यक बातों के अंदर सफल डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव होने चाहिए, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव होने चाहिए। फिर कहा कि प्रत्येक जो सत्तारूढ़ दल है उसके साथ में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, विपक्षी दल होना चाहिए। फिर कहा प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता क्यों, प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता क्यों। फिर इन्होंने कहा कि भाई कोई भी कानून होता है, कोई भी कानून होता है तो कानून में नैतिकता क्या चीज़ है, कानून में नैतिकता क्या चीज़ है, इस पर भी इन्होंने अच्छा सा व्याख्यान दिया है। फिर कहा है कि भाई कानून की जो नैतिकता है उसके साथ में अल्पमत और बहुमत, अल्पमत और बहुमत में समन्वय कैसे हो, अल्पमत और बहुमत में समन्वय कैसे हो। फिर जो नैतिक नियम है, उन नैतिक नियमों का हमें पालन किस प्रकार करना चाहिए। कोई भी सफल प्रजातंत्र के लिए नैतिक नियम है, इनका पालन कैसे करना चाहिए। फिर उन्होंने सार्वजनिक अंतरात्मा के बारे में अपना चिंतन बताया। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने सफल प्रजातंत्र के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक में 7 बिंदु दिए और उन 7 बिंदुओं के आधार पर इन्होंने अपने भाषण के अंश के माध्यम से समाज को यह दिशा दी है। यानी कि जो भारत का प्रत्येक विद्यार्थी है वो इंटर कॉलेज का विद्यार्थी है, जो कॉलेज के अंदर प्रवेश करने वाला विद्यार्थी है, उसके दिलो दिमाग में ये बात सेट हो, उनको ये बात लगनी चाहिए कि किसी भी देश के अंदर प्रजातंत्र को सफल बनाना है, वहाँ की शासन व्यवस्था को सफल बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या बिंदु आवश्यक हैं। तो फिर इन्होंने जो 7 बिंदु बताए हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो 7 बिंदु कौन कौन से हैं, तो पहला मैंने आपको बताया कि भाई प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव होने चाहिए। फिर दूसरी बात बताई मैंने आपको कि आपके
विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, यानी विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तभी तो शासन व्यवस्था यानी कि सत्तारूढ़ दल है वो अच्छे से शासन चलाएगा। विपक्ष मजबूत होगा तभी तो। फिर तीसरी बात इन्होंने बताई कि प्रजातंत्र के लिए पूर्ण आवश्यकता क्या है, यानी किस किस बातों की पूर्ण आवश्यकता है सफल प्रजातंत्र के लिए, यानी कि जो जनता है उस जनता में प्रजातंत्र में सफल प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए और किस किस बातों की आवश्यकता है। फिर इन्होंने कहा कि भाई कानून संबंधी नैतिकता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा होनी चाहिए, जीवन का एक अंग होना चाहिए, कानून संबंधी नैतिकता। फिर कहा है कि अल्पमत एवं बहुमत इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। अल्पमत और बहुमत इन दोनों में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और नैतिक नियमों का पालन एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई स्वविवेक से व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन करता रहे। और उसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा है वो कैसी हो, तो सार्वजनिक अंतरात्मा हो। कैसी हो, सार्वजनिक अंतरात्मा। इस पर इन्होंने यानी कि ये जो भाषण का अंश है, B.R. अम्बेडकर के भाषण के अंश के रूप में इन्होंने जो जीवन बताया है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार अपने सिस्टम को फॉलो करे, सिस्टम को कैसे चलाए। तो प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव क्यों, तो इसके लिए क्या होगा कि सत्तारूढ़ दल है वो मनमानी नहीं करेगा। उनको पता, उनको समय समय पर जानकारी रहेगी कि अगले आम चुनाव में हमारा क्या होगा, जनता हमको किस मोड़ पे बैठा देगी, जनता हमको कहाँ ले जाके रख देगी। जनता निर्णय करने वाली है, इसलिए जनता के साथ न्याय करें। और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए जनता उनको तुरंत उत्तर दे सकती है। अगले 5वें वर्ष में एक बार तो चलो माना कि जनता ने भूल में निर्णय ले लिया हो और जनता के जो कार्य है उन पर वो खरा नहीं उतरेंगे तो जनता उनको जवाब दे देगी। इसलिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आवश्यक हैं। और लोकसभा जो एक सत्तारूढ़ सरकार देती है, उस लोकसभा द्वारा सत्तारूढ़ सरकार पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए कि भाई जनता के साथ कोई धोखा नहीं करे। इस प्रकार की बात आती है। तो ये आपके किसकी बात आती है, तो प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पश्चात चुनाव की महत्व आवश्यकता बताई है। फिर दूसरी बात बताई है कि विपक्ष की व्यवस्था हो। तो विपक्ष की व्यवस्था यानी कि क्या, यानी कि सरकार है कोई मनमानी नहीं करे। और सरकार मनमानी नहीं करेंगी तो वहाँ जो जितने भी मंत्री है, मंत्री जनता के साथ क्या करेंगे, न्याय करेंगे। लेकिन मंत्रियों को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वेतन मिलने चाहिए, भत्ते मिलने चाहिए। और जो हमारी शासन व्यवस्था है जिसके अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है, उस संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो इंग्लैंड की व्यवस्था ली गई है कि भाई विरोधी दल होना चाहिए, तो वो विरोधी दल शासन चलाने में सहयोगी हो, सहयोग करें, जो जनता के कल्याण के कार्य करें उसके अंदर विरोधी यानी विपक्षी दल भी उसका सहयोग करें। तीसरी बात बताई कि भाई प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता किस लिए है, तो प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता के लिए कानून में प्रशासन की दृष्टि से सभी समान हो, कानून और प्रशासन की दृष्टि से सभी समान हो। और शासन चलाने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त हों, मैं प्रजातंत्र की बात करता हूँ कि प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता क्यों, तो जो शासन चलाने वाले कर्मचारी है वो नियुक्त हो, यानी प्रशासनिक सेवा, जो शासन चलाने वाले कर्मचारी हैं वो नियुक्त हो, उनकी नियुक्ति हो। फिर राजनीतिक दल में वो जो प्रशासन है वो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, प्रशासन है वो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक दल है वो प्रशासन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल अगर मनमानी करेगा, जैसे पार्टी पक्ष जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने पक्ष के लोगों को प्रशासन के अंदर अपने पास बुला लेगी और जो उनके विपक्ष के लोग हैं उनको इधर उधर कहीं भी भेज सकती है। इसलिए प्रशासन है, प्रशासन किसी भी राजनीति के साथ में नहीं हो। कर्मचारियों का चयन होता है, वो भी चयन भी कैसा होना चाहिए, तो निष्पक्ष न्याय प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए, निष्पक्ष हो, जिसके अंदर कोई पक्षपात नहीं हो। फिर क्या कहा कि राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय, राजनीतिक कार्यालय यानी पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल कार्यालय जिस दल से संबंध रखने वाले, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे एडीएम हो, चाहे कोई भी पार्टियाँ हो, तो पार्टी यानी कि राजनीतिक दल और सिविल सेवा यानी प्रशासनिक सेवाएं, तो प्रशासनिक सेवाओं के कार्यालय और राजनीतिक कार्यालय दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। और मंत्री जनता के साथ क्या करे, मंत्री हमेशा जनता के साथ न्याय करे,
और मंत्री न्याय नहीं करेंगे तो पता है मंत्रियों को कि आज तो मंत्री है, 5 साल बाद में धरातल पर आ जाएंगे। इसलिए प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता बताई गई है। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि मंत्री है जनता के साथ न्याय करेंगे और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करें, यानी मर्यादा का पालन करें। तो मैंने आपके सामने 2 बातें रखी। पहली कौन सी? तो प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव। फिर दूसरी बात क्या रखी? विपक्ष की एक नैतिक आवश्यकता, यानी विपक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर तीसरी बात क्या रखी कि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बिंदु, प्रजातंत्र के लिए आवश्यकता, प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता, प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता। फिर आपके चौथी बात रखता हूं कि कानून संबंधी नैतिकता। कानून संबंधी नैतिकता क्या है? कानून संबंधी नैतिकता की बात करता हूं तो जनता को देश के कानून पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जनता को क्या होना चाहिए? देश के कानून पर पूरा विश्वास होना चाहिए। देश का जो कानून है और वह जो कार्य पद्धति चला रहा है और वो किसके लिए? कि जनता के लिए, जनता के हितों के कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार उनको जनता को देश के कानूनों पर क्या होना चाहिए? पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास होगा तभी शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से चल पाएगी। जो देश की सरकार है, देश की जो सरकार है वो सरकार है, शासन व्यवस्था है। वो शासन व्यवस्था कैसी हो? तो वंशानुगत नहीं हो। जैसे हमारे यहाँ पर देश के अंदर, भारत देश के अंदर हम देखें तो हमारे सामने जब 1952 से आम चुनाव की बात करेंगे तो 1952 से आम चुनाव जो कांग्रेस सत्ता चल रही है, तो पंडित नेहरू का परिवार आज भी राहुल गांधी तक पहुंच गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि वंशानुगत नहीं हो, वंशानुगत नहीं हो। लेकिन अभी भी सोचो, पंडित नेहरू, फिर पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, यानी कि यही है क्या कांग्रेस के अंदर। फिर दूसरी बात हम सामने बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है क्या कि वंशानुगत नहीं हो, शासन व्यवस्था वंशानुगत नहीं हो। कहाँ जाओगे? क्या भारत की जनता बेवकूफ़ है? क्या अंधेरे में बैठी है? या कुएं में भांग घुली हुई है? या अनपढ़ है भारत की जनता? लग तो ऐसा ही रहा है। इतने वर्षों पश्चात मोदी जी आए। फिर दूसरी पार्टी देखो सामने, विपक्ष की पार्टी। विपक्ष की पार्टियों के अंदर आप मुलायम सिंह का पूरा परिवार देख लो, वंशानुगत है। वही चाहता है कि हम राजनीति करें। लालू प्रसाद का पूरा परिवार है, वही चाहता है कि हम चाहते हैं कि हम ही यहाँ बिहार के अंदर पूरा राज्य संभालते रहें। मैं संभालूं, मेरी पत्नी संभाले, मेरी बच्ची संभाले, मेरा बेटा संभाले। वंशानुगत क्यों? मुलायम सिंह संभाले, मुलायम सिंह का बेटा संभाले, उसकी बहू संभाले, उसके परिवार के साले बहनों सब वो संभाले। वंशानुगत नहीं हो तो फिर दूसरी पार्टी देखो और बीजेपी, उसके अंदर क्या वंशानुगत चल रहा है क्या? कभी पंडित दीनदयाल आए, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, कभी अटल बिहारी वाजपेयी आए, कभी लाल कृष्ण आडवाणी आए, कभी नरेंद्र मोदी आए। तो कोई वंशानुगत है क्या? सोचिए, चिंतन करिए। यानी भारत की जनता क्या करे? तो वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं हो। फिर राष्ट्रपति नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी करे। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति है, वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत चुनाव समय समय पर कराते रहे। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से कानून संबंधी बात चल रही है तो राष्ट्रपति चुनाव करवाए समय समय पर। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से जो शासन व्यवस्था है राष्ट्रपति चलाए। सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। कार्य पद्धति किसकी होगी? राष्ट्रपति की। पूरा सिस्टम किसका होगा? पूरा सिस्टम का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन प्रमुख चलाने वाला शासनाधिपति कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। यानी मुख्य शक्तियाँ किसके पास होगी? तो मुख्य शक्तियाँ आपके प्रधानमंत्री के पास होगी। फिर बात करता हूँ कि जो सभी दल है
वो संविधान की जो नैतिकता है, संविधान की जो नैतिकता है, यानी संविधान को प्रमुख समझे, खुद प्रमुख नहीं बन जाए। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे न्यायाधिपति हो, सर्वोच्च न्यायालय का चाहे न्यायाधीश हो या अटॉर्नी जनरल हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो स्वयं प्रमुख नहीं बने। यानी संविधान प्रमुख है, संविधान का सिस्टम प्रमुख है, संविधान की व्याख्या प्रमुख है, संविधान का जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के अंदर उसकी हर एक बात की व्याख्या की है। फिर अम्बेडकर साहब ने पांचवी बात बताई कि भाई अल्पमत और बहुमत में समन्वय हो। समन्वय यानी मेल मिलाप, दोनों मेल मिलाप करके जो शासन चलाना चाहे शासन चलाए। यानी बहुमत का अल्पमत पर अत्याचार नहीं हो। अगर बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो फिर वो अल्पमत पर कभी अत्याचार नहीं करे। जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने किया सिखों पर, जिस प्रकार नरसिंह राव की सरकार थी और कश्मीर से पंडितों को 2 लाख पंडितों को बेघर होना पड़ा। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन अल्पमत वाले कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? अत्याचार हुआ। किसी ने देखा नहीं। इस प्रकार हमें ये याद रखना चाहिए। ये क्यों? तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर इन्होंने कहा है कि बहुमत, जो बहुमत की सरकारें होती है वो अल्पमत पर अत्याचार नहीं करें। फिर बहुमत दल की जो सरकार बने, सरकार किसकी बनेगी? बहुमत दल की। और अल्पमत को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है। जिसके पास मत कम है लेकिन अपनी बात रखने का पूरा अधिकार तो होना ही चाहिए। पूरा अधिकार अपनी बात रखने का होना चाहिए। अल्पमत पर कोई अनुचित दबाव बहुमत नहीं बनाए। अल्पमत पर कोई अनुचित दबाव नहीं बनाए बहुमत के लोग। फिर अंतिम बात इन्होंने छठी बात बताई कि नैतिक नियमों का पालन करना स्व विवेक पर निर्भर होना चाहिए। विवेक पूर्वक नैतिक नियमों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। उसके लिए सफल प्रजातंत्र में जनता है, वो जनता स्वयं नैतिक नियमों का पालन करे। जो नीतियां बनी हुई है तो केवल कानूनों की बात नहीं है कि कानून जब कहेगा तो हम नियमों का पालन करेंगे। क्यों? नैतिक नियमों का पालन जनता को स्वयं को करना चाहिए। फिर राजनीति और नैतिकता में पूर्ण समन्वय होना चाहिए। तो राजनीति की बात है, माना कि नेता को कोई कह रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन वो केवल कहना नहीं, उसके अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए, नीति और व्यवहार होना चाहिए। जब नैतिकता होगी तो ही राजनीतिक बात आगे धरातल तक चलेगी। नहीं तो उस नेता की बात एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन कहेंगे ये तो बेवकूफ़, हमेशा ऐसे ही करते हैं। भारत के राजनेता है, भारत की राजनीति है, इसलिए राजनीति और नैतिकता दोनों के अंदर समन्वय बना रहे। और शासन चलाने वाले जो कानून है उस कानून में भी क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। शासन चलाने वाला जो कानूनी सिस्टम है वो स्वतंत्र चले, क्या दिक्कत है? फिर डॉक्टर अम्बेडकर साहब यानी बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शासन की नीति है वो शासन की नीति नीतिपरायण होनी चाहिए। शासन की जो नीति है नीतिपरायण होनी चाहिए। शासन का व्यवहार है वो नीति के अनुसार चले, नीतियों के अनुसार चले। जो नीति निर्धारण की हुई है, संविधान में व्याख्या की हुई है हर एक नीति की, संविधान के हर एक अनुच्छेद के अंदर जहां उनका एक्ट है उस एक्ट के अंदर उसकी व्याख्या उस रूप में की हुई है। आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार की जो परायणता है उसके आधार पर चले। इसलिए शासन है, शासन नीतिपरायण हो, यानी व्यावहारिक हो, शासन के अंदर अनीति नहीं हो। फिर इन्होंने अंतिम बिंदु में, 7वें बिंदु में कहा कि सार्वजनिक अंतरात्मा। तो सार्वजनिक अंतरात्मा क्या है? तो सार्वजनिक अंतरात्मा में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, किसी प्रकार के अव्यवहारिक बातें नहीं होनी चाहिए। कोई किसी को जातिगत गाली निकाले, भेदभाव करे, ऊंच नीच का भाव रखे, पूंजीवादिता का भाव रखे, गरीब और अमीर का भाव रखे, तो ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। यानी सभी में एक ही आत्मा है, मनुष्य मनुष्य है, मानवता मानवता है, मानवता मानवता है, मनुष्यता है। उस मनुष्यता के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो।
इसको बोला है सार्वजनिक अंतरात्मा, यानी कि सभी के अंदर एक ही आत्मा है और उस आत्मा के अनुसार मानवता का पाठ सिखाया जाए, मानवता के आधार पर चले, सभी एक ईश्वर में अन्याय का विरोध करें, जहाँ अन्याय होता है सभी लोग उसका विरोध करें, और जो व्यक्ति अन्याय के रूप में जो पात्र बने, जो अन्याय करता है उसको सजा मिले, और जो दूसरा जो जिसको अन्याय मिला है, जिसको अन्याय मिला है उसको मुक्ति दें, जो अन्याय कर रहा है उसको सजा मिले। जो अन्याय यानी पापी है, जो पाप कर रहा है, अन्यायी है, उसको सजा मिले, और जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसको मुक्ति मिले। यानी इस सार्वजनिक अंतरात्मा के माध्यम से इन्होंने ये भी कहा है कि पृथक्करण की नीति नहीं हो, किसी में अलगाव की नीति नहीं हो, कि इसको अलग माना जाए, भेदभाव किया जाए, अछूत माना जाए, इस प्रकार की नीति शासन की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उस लोकतंत्र की व्यवस्था में नहीं हो, और अन्याय का विरोध है वो कानूनी सीमा के अंतर्गत किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का अन्याय है और उस अन्याय का विरोध किस में किया जा सकता है? कानून, प्रत्येक कानून की सीमा के अंदर, कानून की सीमा के अंदर अन्याय का विरोध किया जा सकता है। इस प्रकार B.R. अम्बेडकर ने अपने भाषण यानी सफल प्रजातंत्र के माध्यम से, भाषण के इस अंश के माध्यम से जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को सफल कैसे चलाया जाए, उस लोकतंत्र को सफल चलाने का जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो कैसे किया जाए, इस पर चिंतन किया है। भाइयों बहनों, इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा और समझिएगा। उसके पश्चात आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा, ताकि आपको भी इसका लाभ मिले और अपने मित्रों को भी इसका लाभ मिले। लेकिन वीडियो को जैसे ही आप देखते हैं तो चिंतन करना, यानी सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक कौन कौन सी बातें हैं, तो 7 बातें याद रखना। 7 बातें, कितनी बातें बताइए? 7 बातें। कौन कौन सी? तो 5 वर्ष पश्चात चुनाव, विपक्ष की भूमिका, 5 वर्ष पश्चात चुनाव, विपक्ष की भूमिका, प्रजातंत्र कैसी हो? जनता की हितैषी, यानी पूर्ण जनता के हितैषी, पूर्ण आवश्यक हो प्रजातंत्र। फिर कानून संबंधी नैतिकता होनी चाहिए व्यक्तियों में क्या होनी चाहिए? कानून संबंधी नैतिकता, और अल्पमत और बहुमत में समन्वय होना चाहिए, अल्पमत और बहुमत में समन्वय होना चाहिए। फिर नैतिक नियमों का सभी पालन करें, नैतिक नियमों का पालन करें। और अंतिम बात इन्होंने बताई, सार्वजनिक अंतरात्मा। जय हिंद, जय भारत।